हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका कि नाम है द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिटी, जिसका कि पहले नाम था ब्रिक्स बेट्स एंड बोन्स। सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बुक का जितना भी कंटेंट है सारा सेम है। अगर आपके पास पुराना वाला भी बुक है तो आप लोग उससे भी पढ़ सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने इस वीडियो के पार्ट 1 में देखा था कि वहाँ पे सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों का कैसा था, उसका बिगिनिंग यानी अर्ली हड़प्पा के बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा था। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी में हम लोगों ने ये देखा था कि वो लोग का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसा था, हंटिंग करके खाते थे या फिर जो खाते क्या थे, कैसे रहते थे, उस चीज़ के बारे में हम लोगों ने देखा था। हम लोग का जो पार्ट 1 का लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर कमेंट बॉक्स में होगा। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक 3 पे, मोहनजोदारो ए प्लान्ड अर्बन सेंटर। तो हम लोग को इस पार्ट 3 का जो टॉपिक से ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है। मोहनजोदारो जो कि आप लोगों ने मैप में देखा होगा, एक हड़प्पा का साइट है, वहाँ एक प्लान्ड अर्बन सेंटर एक टॉपिक में ही बता दिया गया है कि एक प्लान्ड अर्बन सेंटर था, यानी कि ये जो पूरा शहर है पहले वेल प्लान किया गया, उसके बाद वहाँ पे मोहनजोदारो एक शहर को बसाया गया। मोहनजोदारो जो था वो सेटलमेंट जो दो भाग में डिवाइडेड था, 2 पार्ट में डिवाइडेड था। एक का नाम था सिटाडेल, दूसरे का नाम था लोअर टाउन। सिटाडेल जो था वो हायर था लेकिन स्मॉलर था, कम एरिया में था। सिटाडेल जो था वो ऊंचाई पे था लेकिन उसका एरिया जो था वो कम था। लेकिन लोअर टाउन जो था वो सिटाडेल के मुकाबले नीचा पे बसा हुआ था, यानी लोअर था लेकिन लार्जर था और उसका एरिया जो था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था कंपेयर टू सिटाडेल। अब जो सिटाडेल है वो कंस्ट्रक्टेड ऑन द मड ब्रिक्स पे कंस्ट्रक्टेड था, इसीलिए तो ऊंचाई पे था। नीचे से मड ब्रिक्स पे पूरा कंस्ट्रक्टेड था, उससे वो ऊंचा हुआ, इसीलिए वो ऊंचाई पे सिटाडेल बसा हुआ था। जो लोअर टाउन था वो ऑन अ प्लेटफॉर्म, लेकिन कुछ बिल्डिंग्स वहाँ का जो थे लोअर टाउन के, वो कुछ ऐसे नीचे प्लेटफॉर्म बनाए जाते थे, उसके ऊपर से फिर बिल्डिंग्स उस पर बनाई जाती थी। सिटाडेल जो था वो वॉल्ड था चारों तरफ से, फोर्टिफाइड भी था। हमारे बुक में ये दिया हुआ है कि सिटाडेल जो है वो मतलब ऊंची ऊंची उसकी दीवारें चारों तरफ से बनाई हुई थी और मतलब एक तरह से सेपरेट था पूरी तरह से लोअर टाउन से। ऊंचा ऊंचा दीवार था, दीवार लोअर टाउन में भी था लेकिन वो बहुत ज़्यादा एरिया में वो बसा हुआ था, इसलिए उसका दीवार जो था छोटा था और मेनली मतलब छोटे छोटे दीवार यहाँ पे भी लोअर टाउन में भी थे। सिटाडेल जो है वो सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन से बिल्कुल भी सेपरेट था। सिटाडेल जो ऊंचाई पे बसा हुआ था, साथ में वो फोर्टिफाइड था, चारों तरफ से घेराबंदी किया हुआ था, इसलिए वो सेपरेट था लोअर टाउन से। लोअर टाउन में ऐसा माना गया है कि मोबिलाइज ऑफ लेबर लगे होंगे मतलब उसको बनाने में। ऐसा हमारे मतलब बुक में दिया हुआ है कि अगर एक लेबर क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ, यानी अर्थ का मतलब है कि मतलब एक क्यूबिक मीटर ऑफ मड यानी मिट्टी अगर वहाँ से उठाते हैं और किसी भी प्लेटफॉर्म या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए अगर वो जाते हैं तो एक दिन में एक लेबर ऐसा अगर करता है तो 4 मिलियन लेबर जो है वो पर डे लगेंगे इस पूरे जो प्लेटफॉर्म है उसको बनाने के लिए, यानी कि 40 लाख लोग पर डे लगेंगे ये पूरे प्लेटफॉर्म को सिटाडेल और लोअर टाउन है उसको बनाने के लिए। अब जो हमारा अगला जो है वो जो मतलब सिटाडेल और लोअर टाउन जो है वो मेनली जो लोअर टाउन है वो प्लान किया गया था। पहले नीचे प्लेटफॉर्म बनाए गए कि कैसे रास्ता होगा, कहाँ से ड्रेनेज सिस्टम होगा, उसके बाद उसके ऊपर से फिर बिल्डिंग बनाए गए। जहाँ पे वो जगह मतलब ये रास्ता बना दिया गया, फिर वहाँ पे पहले से स्ट्रक्चर बना दिया गया कि यहाँ पे बिल्डिंग्स बनेंगे, इसके नीचे से ऐसे ड्रेनेज जाएगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे वेयर हाउस होगा, यहाँ पे क्या होगा। उसके बाद उसके प्लान किया गया, उसके बाद उस पर बिल्डिंग बनाए गए। वहाँ के जो ब्रिक्स थे, ब्रिक्स भी कोई साधारण ब्रिक्स नहीं थे, सनराइज ब्रिक्स थे प्लस में स्टैंडर्डाइज रेशियो के थे। ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा कैसा ब्रिक्स उठाया और ला करके लगा दिया, नहीं, एक स्टैंडर्डाइज रेशियो के थे। पूरे घर में एक तरह के ब्रिक्स यूज हुए थे घर को बनाने के लिए। हाँ, मतलब टेढ़ा मेढ़ा ब्रिक्स नहीं, पूरे एक तरह के ब्रिक्स एक साइज का स्टैंडर्डाइज रेशियो में पूरे घर को बनाने के लिए यूज हुए थे। साथ में टॉपिक 3 में भी है 3.1 लेइंग आउट ऑफ ड्रेनेज। मोहनजोदारो में जो है वो ड्रेनेज जो है एक वेल डेवलप्ड था, यानी कि आज के मुकाबले कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से आज से भी अच्छा ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे था। तो वहाँ पर पहले प्लान किया जाता था, जो जितना भी नीचे प्लेटफॉर्म बनता था कि कहाँ पे स्ट्रीट बनेगा, कहाँ पे बिल्डिंग्स, कौन से बिल्डिंग्स बनेंगे, सारा कुछ पहले प्लानिंग होता था जैसा कि हम लोग पहले पढ़े। उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनाए जाते थे, हाउस मतलब घर बनाए जाते थे नॉर्मल। उसके बाद जो घर का जो एक वॉल था, वॉल अलॉन्ग द स्ट्रीट, मतलब घर का जो एक वॉल था वो स्ट्रीट से जरूर ही लगेगा। जैसे मान लीजिए स्ट्रीट है, इसका जो मान लीजिए यहाँ पे घर बना तो घर का जो वॉल है वो स्ट्रीट से जुड़ेगा। स्ट्रीट से इसलिए जुड़ता था ताकि जो घर का ड्रेनेज सिस्टम है और स्ट्रीट के नीचे से जो ड्रेनेज सिस्टम पार होता था उससे वो जुड़ सके। अब जो स्ट्रीट होता था, स्ट्रीट एक ग्रिड पैटर्न में होता था और वो पैटर्न होता था जो कि इंटरसेक्टिंग राइट एंगल, मतलब मान लीजिए मेन स्ट्रीट है, फिर ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है, ये मेन स्ट्रीट है, यहाँ से जो स्ट्रीट आ रहा है ये और ये देखिए राइट एंगल पे बिल्कुल ही मिलता है और इसके अंदर से ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जितने भी नाले कूड़े कचरे जो भी मतलब ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसपे, तो वो सारा नाली का पानी इस रोड के अंदर से जाता था। और जो घर है, घर का आप हर वाल देखिएगा तो स्ट्रीट से जरूर लगेगा ताकि इसका जो ड्रेनेज है वो रोड के जो भी ड्रेनेज स्ट्रीट के नीचे जो ड्रेनेज जा रहा है उससे वो लग सके।
अब इसी में हमारा अगला मोहनजोदारो में ही अगला टॉपिक है 3.2 डोमेस्टिक आर्किटेक्ट। अब डोमेस्टिक आर्किटेक्ट हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि वहाँ का रोड कैसा होता था, ड्रेनेज सिस्टम कैसा होता था। अब हम लोग जानेंगे वहाँ का कि जो डोमेस्टिक आर्किटेक्ट है यानी कि घर जो होता था वहाँ का वो कैसा होता था। तो घर वहाँ का मोहनजोदारो का जो लोअर टाउन है, लोअर टाउन में हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने ऐसा बताया कि वो रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर वहाँ पे भी पाए गए हैं, मतलब नॉर्मल पीपल्स के घर वहाँ पे पाए गए हैं आर्कोलॉजिस्ट द्वारा। वो जो घर होता था, घर के बीच में एक आंगन होता था जिसको कि लोग आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे कोर्ट यार्ड बोलते हैं। कोर्ट यार्ड जो है घर के बिल्कुल बीच में होता था, सेंटर ऑफ द हाउस होता था घर के, और उसके चारों तरफ जो होते थे रूम होते थे। इसका ये मतलब नहीं कि चारों तरफ रूम है और बीच में आंगन है तो डायरेक्ट घुसे तो आंगन में आ गए, नहीं, वहाँ पे लोग प्राइवेसी का भी बहुत ध्यान रखते थे, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब ये जो कोर्ट यार्ड है, कोर्ट यार्ड में एक्टिविटी क्या क्या होता था, तो एक्टिविटी कुकिंग और वेविंग जो है वहाँ के मतलब लोग कोर्ट यार्ड में बैठ करके कुकिंग या वेविंग हॉट या ड्राई सीजन में करते थे। अब वहाँ पे लोग प्राइवेसी का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, मतलब आज के दिनों से बहुत ज़्यादा। वहाँ पे एक भी घर में विंडो नहीं था, मतलब घर का जो अगर 2 स्टेयर का घर है तो ठीक है, 2 स्टेयर का घर जो निचला तल्ला होगा उसका एक भी बाहर से विंडो नहीं था। नो डायरेक्ट व्यू टू कोर्ट यार्ड, मतलब अगर कोई इंसान घर के अंदर आता है तो डायरेक्ट कोर्ट यार्ड, मतलब उसको कोर्ट यार्ड दिखेगा ही नहीं। जो घर का बीच का आंगन है जहाँ पे कुकिंग और वेविंग होता था वहाँ तक उसको डायरेक्ट व्यू है ही नहीं। वहाँ पे स्ट्रक्चर भी बुक में एक दिया हुआ है, मतलब उसका डिज़ाइन की कैसा होता था वो उसमें भी दिया हुआ है कि मतलब कोर्ट यार्ड के अंदर का जो भी चीज़ है वो डायरेक्ट व्यू से नहीं मिल सकता है। वहाँ पे हर घर में बाथरूम थे, बाथरूम जो थे मतलब हर घर में बाथरूम थे। आज भी हमारे गांव में बहुत सारे गांव में ऐसा भी है कि बाथरूम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ हर घर में बाथरूम थे। स्टेयर केस भी मिले जिससे कि ये साबित होता है कि वहाँ पे 2 तल्ले का भी बिल्डिंग होगा। वहाँ पे वेल मिले हैं, कुआं, मतलब मेनली घर में बहुत सारे घरों में कुएं भी मिले हैं। कुएं जो थे जिस घर में कुआं होता था उस घर की एंट्री बाहर से होती थी, मतलब ये नहीं कि अगर कुएं के लिए किसी बाहरी आदमी को आना है कुएं तक पानी लेने के लिए तो घर के अंदर से जाएगा, नहीं, वो बाहर से ही बाहर उसका रास्ता हुआ करता था और बाहर से ही बाहर वो अगर पानी का जरूरत है तो वो लोग यूज करके जाते थे। और जो कुएं है वो पासर्स बाई के लिए भी थे, मतलब जो राहगीर आते जाते थे वो लोग भी कुएं को यूज करते थे क्योंकि उसका रास्ता मतलब घर के अंदर से कुछ लेना देना नहीं रहता था कुएं का। और जो वेल है 700 से मतलब ऑलमोस्ट 700 जो वेल है वो मोहनजोदारो में पाए गए हैं, ऐसा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है। अब 3.3 टॉपिक में हम लोग आ गए। इसमें मेनली सीडाडिल, ये जो सीडाडिल हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा इसको हम लोग डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर पाया गया है सीडाडिल में, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि वो पब्लिक पर्पज़ के लिए यूज होता होगा उस समय पे। एक स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर था, क्या उसका बनावट था, किस तरह से अगर आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि वो पब्लिक पर्पज़ के लिए यूज होता था। साथ में वहाँ पे एक वेयर हाउस भी पाया गया है। वेयर हाउस मेनली जो वेयर हाउस है उसका निचला हिस्सा जो है वो ब्रिक्स का बना हुआ है, और जो ऊपर मतलब ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका वो वुड का बना होगा, जो कि बहुत सालों मतलब पुराना तो हो ही गया है तो उसके वजह से वो मतलब गायब हो गया होगा। जो निचला हिस्सा है वेयर हाउस का वो ब्रिक्स का बना होगा, ब्रिक्स का बना हुआ था, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो वुड का बना हुआ था, मतलब लकड़ी का बना हुआ था। अब जो पब्लिक पर्पज़ के लिए जो हम लोग बात कर रहे थे वो था ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बताया, अभी एक्सप्लेन करेंगे इसको। एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक था जिसके कि चारों तरफ कॉरिडोर थे, इस तरह से कुछ एक टैंक था, ये एक टैंक है, उसके चारों तरफ कॉरिडोर हैं जिसके कि 3 साइड्स रूम थे। मतलब ये जो 4 तरफ कॉरिडोर है इसमें से 3 तरफ रूम्स बनाए हुए थे, जिसमें से कि एक रूम में कुआं पाया गया है यानी कि वेल पाया गया है, ठीक है। उसमें जो स्टेयर थे, मतलब जो वो रेक्टेंगुलर टैंक है जो कि ग्रेट बाथ है, उसमें जो स्टेयर थे एक तरफ नॉर्थ से एक तरफ साउथ से, दोनों तरफ से आने के लिए उसमें स्टेयर्स बनाए गए थे। मतलब इस तरह से एक गड्ढा है उसमें नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ से ऐसे अंदर जाने के लिए स्टेयर्स बनाए गए थे। और वो वाटर टाइट कैसे बनाया गया, मतलब उससे पानी लीक ना हो या कुछ भी बाहर का पानी अंदर ना आए, इस तरह से कुछ वाटर टाइट इस तरह बनाया गया। उसमें ब्रिक्स और जिप्सम का यूज करके उसको वाटर टाइट बनाया गया था। और जो उसका वाटर था वो एक लार्ज ड्रेनेज में जा करके मतलब बह जाता था, यानी फ्लो होता था उसका वाटर कहाँ पे, एक लार्ज ड्रेनेज में। यहाँ पे देखिए एक टैंक है जिसका कि इधर से भी साउथ से और नॉर्थ से सीढ़ी बनाया हुआ है, उसके तीनों तरफ रूम्स हैं, और जिसमें से एक रूम में वेल पाया गया है, चारों तरफ कॉरिडोर है, 3 तरफ रूम है, एक में वेल पाया गया है, स्टेयर कास है क्योंकि नॉर्थ और साउथ में ग्रेट बाथ का पाया गया है। और सीडाडिल के ही नॉर्थ में एक स्मॉल बिल्डिंग पाया गया है जिसमें कि 8 बाथरूम पाए गए हैं सिर्फ, मतलब नहाने स्नान गृह उसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे। 8 बाथरूम तो पाए गए हैं, जो कि एक कॉरिडोर है। यहाँ पे देखिए एक कॉरिडोर है जिसमें कि 8 बाथरूम पाया गया है, 4 एक तरफ, मतलब इस तरफ 4 इस तरफ 4। इसका भी जो पानी जो बहता था वो जा करके एक ड्रेन में मिल जाता था, यानी एक मतलब जो भी ड्रेन है उसमें जा करके बह जाता था। इन सब चीज़ों को देख करके आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि ये जो चाहे ग्रेट बाथ हो गया या फिर ये जो बिल्डिंग हो गया, एक स्पिरिचुअल बात के लिए ये लोग यूज करते होंगे। जैसे अभी हम लोग
किसी मान लीजिए छठ पूजा होता है तब हम लोग घाट पे जाकर के नहाते हैं, वो एक स्पिरिचुअल एक ओकेजन पे हम लोग जाकर के वहाँ पर नहाते हैं या फिर उसको प्रैक्टिस करते हैं। उसी तरह से ग्रेट बाथ हो गया या फिर जो भी ये बिल्डिंग में 8 बाथरूम्स है उसको वो लोग स्पिरिचुअल यूज के लिए, स्पिरिचुअल थिंग्स के लिए यूज करते होंगे, ऐसा हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है। अब हम लोग आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जिसका कि नाम है ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंस। अब सोशल डिफरेंस को ट्रैक करने के लिए यानी सोशल डिफरेंस जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, मतलब आज के दौर पे भी ये सोशल डिफरेंस है, जैसे उस समय पे कुछ टाइम पहले भी था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से सोशल डिफरेंस मतलब चलते आ रहा है, हर टाइम से चलते आ रहा है। तो क्या जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उस टाइम पे भी सोशल डिफरेंस हुआ करता था? तो इसके जानने के लिए जो हड़प्पा के जो भी आर्कियोलॉजिस्ट है जो हड़प्पन साइट को डिग कर रहे थे या खुदाई कर रहे थे, डिस्कवर कर रहे थे, तो वो लोग ब्यूरियल्स को मतलब एक तरह से जरिया बना जानने का कि क्या वहाँ पे मतलब अलग अलग तरह के ब्यूरियल्स पाए गए या फिर जो भी ब्यूरियल्स पाए गए उससे जानने की कोशिश की कि क्या वहाँ पे सोशल डिफरेंस था। जैसे कि इजिप्ट का जो पिरामिड्स होते थे, जो बहुत सारे पिरामिड्स में बहुत सारे वेल्थ मतलब ब्यूरिड किया जाता था। जो भी इजिप्ट के पिरामिड्स होते थे वो लोग कौन लोग करते थे? जो रिच पीपल होते थे वो करते थे, जिनके पास ज़्यादा वेल्थ होगा वही तो पिरामिड्स के अंदर वेल्थ ज़्यादा डिग करेगा या अंदर ज़्यादा वेल्थ रखेगा। उसी तरह से जो हड़प्पा में थे वो पिरामिड्स नहीं बनते थे, हड़प्पा में जो ब्यूरियल्स होते थे वो पीट का बना होता था। पीट यानी होता है गर्त, एक तरह से गड्ढा कह सकते हैं हम लोग। उसी में हड़प्पा के जितने भी लोग होते थे मतलब उसी में ब्यूरिड किए जाते थे। अब जो पीट है वो भी थोड़ा डिफरेंस पाया गया है, कुछ पीट जो है वो थोड़ा लग्जरियस या फिर मतलब एक दूसरे से डिफरेंस पाया गया है। तो इससे भी हम लोग कह सकते हैं कि मे भी थोड़ा सोशल डिफरेंस होगा, यानी इकोनॉमिकल तौर पे हो या फिर सोशल तौर पे हो, किसी भी तौर पे हो, मे भी हो सकता है। कुछ ग्रेप्स में, कुछ जो ग्रेप्स हड़प्पन साइट पे पाए गए हैं उसमें ऑर्नामेंट्स पाए गए हैं, ज्वेलरी पाए गए हैं, कॉपर मिरर पाए गए हैं, जैस्पर पाए गए हैं। जैसा कि आर्कियोलॉजिस्ट हम लोग को बताते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, वो लोग जो हड़प्पन लोग थे वो ऐसा मानते थे कि आफ्टर लाइफ मतलब मरने के बाद भी वो लोग उसका यूज करते थे। 1980 के एग्जीबिशन में हम लोग को 3 सेल्स फाउंड नियर द मेल ऑफ स्कल, मतलब 3 जो शंख, सेल यानी शंख होता है, शंख का 3 टुकड़े जो है एक मेल के स्कल के नज़दीक पाया गया है 1980 में। सम पीपल डोंट ब्यूरिड द प्रीशियस थिंग। हड़प्पन के कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते थे कि मतलब ज़्यादा महंगा चीज़ अगर ब्यूरियल्स के साथ दफनाना चाहिए, मतलब कुछ पीपल जो है वो प्रीशियस थिंग ब्यूरिड नहीं करते थे ब्यूरियल्स के साथ। अब ट्रैकिंग सोशल डिफरेंस का 4.2 टॉपिक है लुकिंग फॉर लग्जरियस। अब लोग लग्जरियस दिखने के लिए क्या करते थे, यानी कि अगर जो गरीब है वो लग्जरियस नहीं दिखेगा, जो अमीर है वही तो लग्जरियस दिखेगा। तो इससे भी हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ये पता लगाने की कोशिश किए कि क्या जो लग्जरियस चीज़ें पाई गई वहाँ से या फिर जो नॉर्मल चीज़ें पाई गई किस तरह की चीज़ें थी। इससे भी सोशल डिफरेंस जानने की हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने कोशिश की। वहाँ के जो आर्टिफैक्ट्स थे, यानी कि जो भी चीज़ें वहाँ पे पाई गई, जैसे पोएट्री हो गया या फिर इस तरह की जो भी चीज़ें पाई गई, आर्टिफैक्ट जो कि बनाए जाते थे, उससे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है इस चीज़ को जानने की कोशिश की क्या वहाँ पे सोशल डिफरेंस थे या फिर नहीं थे। तो आर्टिफैक्ट को 2 पार्ट में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया। एक यूटिलिटेरियन, मतलब कि जो डेली यूज के लिए सामान यूज होता था, दूसरा जो है लग्जरियस, यानी जो लग्जरियस थिंग थी उसको आर्टिफैक्ट को 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया। जो डेली यूज के लिए जो चीज़ें थी वो बने होते थे स्टोन या क्ले के, जो कि नॉर्मल चीज़ें जो डेली यूज के लिए वहाँ पे यूज होती थी। और जो लग्जरियस थिंग्स थी वो कि रेयरली पाए जाते थे, मतलब बहुत जगहों पे नहीं पाए जाते थे। और जो डेली यूज की थी वो ईजिली पाए जाते थे, मतलब कहीं भी खोदा तो वो जैसे पॉटरी हो गए, नीडल्स हो गए, वो हर जगह मतलब पूरे सिविलाइजेशन में फैला हुआ था, हर जगह पाया जा रहा था। जबकि जो लग्जरियस थिंग्स थे वो हर जगह पाए नहीं जाते थे। महंगी चीज़ें हर जगह कहाँ मिलती है। उसी तरह से जो जैसे लग्जरियस थिंग हो, जैसे पोट्स ऑफ फायंस एक अभी मैं बताऊंगा। फायंस का जो पोट मिला है वो मतलब बहुत कम जगहों से मिला है। अब फायंस कैसे बनता है? फायंस बनता है एक अर्थ के सैंड जो भी है, सैंड में उसमें कलर मिक्स करते हैं हम लोग, उसके साथ गम मिक्स करके और फिर उसको एक शेप दे करके पॉट के साइज का जो भी आपको बनाना है फायंस का, उसको शेप दे करके उसको फायर में हम लोग मतलब आग से उसको पकाते हैं, उसी को फायंस कहते हैं। और उसका मतलब पोट्स भी बनता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, बीट्स भी बनती है, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी बनती है। तो पोट्स ऑफ फायंस भी मिला है जो कि वहाँ लग्जरियस कैटेगरी में आर्कियोलॉजिस्ट ने रखा है। और जो भी ऐसी चीज़ें जो कि कॉम्प्लिकेटेड होती है को बनाने के लिए, जो भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत ही मुश्किल से बनती थी, उसको लग्जरियस थिंग में रखा गया है। और जो फायंस की चीज़ें हैं वो लार्ज सेटलमेंट से पाए गए हैं, जैसे कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, यानी कि जो बड़ा सेटलमेंट था वहाँ से ये सारी चीज़ें पाई गई है। और जो जैसे कि पोट्स ऑफ फायंस है वो परफ्यूम की बॉटल के लिए भी यूज होता था, जो कि मेनली मोहनजोदारो, हड़प्पा से ही पाए गए हैं ज़्यादातर।
जैसे कि काली बंगन से तो एक भी नहीं पाए गए हैं। जो परफ्यूम का बोतल है जो कि फैंस का बनता था, काली बंगन से एक भी परफ्यूम का बोतल जो कि फैंस से बनता था वो नहीं पाए गए हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो गोल्ड है, गोल्ड भी बहुत ही रेयरली मिलता था और कॉस्टली भी होता था। आज प्रेजेंट डे की तरह जो आज के तौर पे अभी हम लोग देखते हैं कि सोना बहुत ही महंगा मिलता है, उसी तरह से उस समय पे भी था। यानी 2600 BC टू 1900 BC के बीच का जो पीरियड है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मैच्योर हड़प्पा, उस समय में भी वैसा ही था। गोल्ड मतलब रेयरली मिलता था। अब हमारा अगला टॉपिक है फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। अब क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे, कैसे फाइंड किया आर्कियोलॉजिस्ट की कहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, कैसा होता था, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते थे वो लोग, क्या टेक्निक्स यूज करते थे वो लोग क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, वो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो वहाँ का एक जो साइट है चनहुदारो, वो मेनली था एक तरह से क्राफ्ट प्रोडक्शन का, एक तरह से सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन था, एक तरह से हब था वहाँ पे। मतलब जितना भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था सारी चीज़ें वहाँ पे बनती थी। ये जो है सिर्फ 7 हेक्टेयर में था कंपेयर टू मोहनजोदारो, ये बहुत ही छोटा था क्योंकि मोहनजोदारो जो था वो 125 हेक्टेयर में था, 125 हेक्टेयर का। चनहुदारो जो है सिर्फ 7 हेक्टेयर का, मतलब एक बहुत ही छोटा सा साइट है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे मैप में भी देखा होगा कि बहुत ही छोटा साइट है और वहाँ पे एक तरह से सेंटर था, मतलब सारी चीज़ें बनती थी और जो भी चीज़ें वहाँ पे बनती थी जैसे ज्वेलरी हो गया और जितना भी क्राफ्ट का चीज़ें, क्राफ्ट प्रोडक्शन में जो भी चीज़ें आती है सारी चीज़ें बनती थी और फिर पूरे साइट पे हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक्सपोर्ट होता था। जैसे मोहनजोदारो, हड़प्पा, बालाकोट, मतलब अलग अलग साइट पे वो एक्सपोर्ट होता था। अब जो क्राफ्ट प्रोडक्शन है वो वहाँ पे होता क्या था, जैसे बीड मेकिंग हो गया, सेल कटिंग हो गया, वेट मेकिंग हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे, मतलब एक तरह से हब था, सारी चीज़ें वहाँ पे होती थी। अब जो बीड्स को बनाने के लिए वो लोग क्या यूज करते थे, तो स्टोन, मेटल और सील का यूज करते थे वो लोग मेनली। जो स्टोन है, स्टोन में क्या यूज करते थे, तो कार्नेलियन हो गया, कार्नेलियन जो रेड कलर का होता है, प्लस में जैस्पर यूज करते थे, स्टीएटाइट यूज करते थे, मेटल में कॉपर यूज करते थे, ब्रोंज यूज करते थे, गोल्ड यूज करते थे, सेल में यूज करते थे टेराकोटा, फाइंस, जो कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा, लग्जरियस थिंग में फाइंस, बर्न क्ले यूज करते थे वो लोग बीड्स को बनाने के लिए। अब बीड्स का जो होता था वो शेप कैसा कैसा देते थे वो लोग, सिलेंड्रिकल, डिस्क, स्फेरिकल, मतलब अलग अलग तरह का शेप भी देते थे वो लोग। प्लस में उसमें डेकोरेशन कैसे करते थे, तो उसमें पेंटिंग करते थे, पेंटिंग के साथ साथ डिजाइन ऑन टू देम, मतलब उसके ऊपर से डिजाइन भी, मतलब कुछ भी चीज़ अगर बीड्स बनाए तो उस पर डिजाइन भी देते थे वो लोग, उसके साथ साथ उसका पेंटिंग भी करते थे। इसलिए तो वहाँ का आर्टिफैक्ट जो था वो मतलब एक तरह से यूनिक था, अलग अलग चीज़ें भी बनाते थे वो लोग, एक तरह बहुत ज़्यादा डेवलप्ड थे। प्लस में क्या टेक्निक यूज करते थे वो लोग इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, तो वो लोग यूज करते थे स्टीएटाइट, जो कि एक सॉफ्ट स्टोन होता है, सॉफ्ट स्टोन जो कि इजी टू मेक होता है, मतलब आसान होता है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, उसका वो लोग यूज करते थे। प्लस में पेस्ट यूज करते थे किसका, स्टीएटाइट पाउडर, मतलब अगर कुछ भी चीज़ चिपकाना होता था तो वो लोग स्टीएटाइट पाउडर यूज करते थे किसी भी चीज़ को शेप देने के लिए, मतलब एक के दूसरे एक क्राफ्ट प्रोडक्शन के ऊपर, मतलब बीड्स के ऊपर कुछ और लगाना है, कुछ और डिजाइन देना है, तो वो लोग स्टीएटाइट का पेस्ट यूज करते थे। और एक माइक्रो बीड्स ऑफ स्टीएटाइट पाया गया, मतलब एक बहुत ही छोटा छोटा बीड्स पाया गया है स्टीएटाइट का बना हुआ, जो कि आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ वो फाइंड करने के लिए कि वो लोग कैसे बनाते थे, मतलब वो पता ही नहीं कर पाया आर्कियोलॉजिस्ट को जो छोटा छोटा बीड्स था जो कि स्टीएटाइट का बना होता था वो कैसे बनाते थे। हड़प्पन के जो भी मतलब चनहुदारो में जो भी लोग रहते थे या फिर हड़प्पन साइड पर जहाँ भी लोग रहते थे वो कैसे बनाते थे ये इतने छोटे छोटे बीड्स। वहाँ पे फिर जो ये टेक्निक्स जो ये यूज करते थे उसके बाद फिर वो लोग ग्राइंडिंग करते थे, पॉलिशिंग करते थे, जो भी क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था उसका, मतलब बीड्स का, फिर ड्रिलिंग करते थे, उसके बाद जाकर के पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता था, तब जाके एक बीड्स बनता था, मतलब कुछ भी वैसा चीज़ बनता था जो कि यूज में आया। जैसे क्राफ्ट का कोई भी चीज़ मतलब ऐसा बनता था जो कि वहाँ के लोगों के लिए फिर एक्सपोर्ट होता था, जैसे मोहनजोदारो या हड़प्पा में। अब इसके बाद जो है ड्रिलिंग जो जिस चीज़ से वो लोग हड़प्पा चनहुदारो के लोग करते थे वो भी, यानी हड़प्पन साइड पे जो भी लोग ड्रिलिंग करते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, वो ड्रिलिंग भी पाए गए हैं। कहाँ से पाए गए हैं, चनहुदारो, लोथल और जल्दी में धोलावीरा से भी वो पाए गए हैं। प्लस में सी कोस्ट में कुछ साइट है जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे होंगे, जैसे नागेश्वर हो गया, बालाकोट हो गया, जहाँ पे कि मेनली सेल का ऑब्जेक्ट बनाया जाता था। और वो सेल का ऑब्जेक्ट क्या होता था, जैसे कि बैंगल्स हो गया, वो लोग मतलब वो चीज़ बनाते थे और फिर उसको पूरे साइट पे, मतलब मोहनजोदारो, हड़प्पा, अलग अलग जगह पे उसको एक्सपोर्ट करते थे। अब फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन का ही 5.1 टॉपिक है, आइडेंटिफाइंग द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। यानी क्राफ्ट प्रोडक्शन का सेंटर हम लोग कैसे जानेंगे, यानी साइट कैसे जानेंगे कि चनहुदारो में क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, तो जहाँ से सेल्स पाए जाएंगे, कॉपर ओर पाए जाएंगे, टूल्स पाए जाएंगे, और मेनली जो वेस्ट मटेरियल है, तो जैसे कॉपर का कुछ बना, जो कुछ क्राफ्ट बना, जैसे बेड्स बना, तो उसके लिए जो भी क्राफ्ट लगे या भी जो भी मटेरियल लगे, जो भी रॉ मटेरियल लगे, तो जैसे बारीकी से कुछ काम होता था उसका वेस्ट जरूर निकलता होगा।
तो जो वेस्ट मटेरियल जहाँ भी पाए जाते थे वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट बताते थे कि वहाँ पे मतलब क्राफ्ट प्रोडक्शन वहाँ पे होता था। और क्राफ्ट प्रोडक्शन सिर्फ चंद उदाहरणों में ही नहीं होता था, हड़प्पा मतलब बड़े बड़े शहरों में भी होता था, बड़े बड़े साइट पे भी होता था, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो, इन जगहों पे भी क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। पार्ट 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में पिन होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं।